किसी ने ट्राई किया था क्या वो ज्योमेट्री की पीडीएफ बनाने का? अगर किसी ने किया है तो हम क्लास में वो भी सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैं वो आपको वैसे भी करवा दूँगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखते हैं साइन कोस आ गया, एक्स का है ना। हुँ, देखो अब हम रोम्बस की बात करते हैं ना, रोम्बस की बात। तो रोम्बस क्या फिगर होता है? रोम्बस ऐसा फिगर होता है, रोम्बस इज़ द ओनली फिगर आफ्टर स्क्वायर जिसके जो डायगोनल हैं, वो 90 डिग्री पे एंगल बनाते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। 90 डिग्री भी है और बाइसेक्ट भी है। 90 डिग्री भी है और बाइसेक्ट भी है। सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है? एरिया क्या होता है? दिस इज़ द एरिया, ठीक है? एक रिलेशन ये भी होता है। इतना समझ आया सभी को? है ना? इतना सभी को समझ आ गया? अब देखते हैं एक नई चीज़। जैसे आपको पता है ये ट्रायंगल है, राइट एंगल। इस पे मैंने यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। ज़रूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट पे ही हो ना, मिड पॉइंट पे ये तब होगी जब ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन आपको पता है ये ट्रायंगल एंड दिस फुल ट्रायंगल, दीज़ वुड बी सिमिलर, है ना? दीज़ वुड बी सिमिलर, या फिर मैं कहूँ ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल वुड बी सिमिलर, है ना? ऐसा कुछ होगा, ठीक है? अब 2-3 डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं वो हम याद करेंगे। व्हाट आर दे? लेट्स सी। अगर आपको कभी बीडी निकालना हो, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, टोटल की लेंथ मैं ले रहा हूँ सी, तो बीडी डायरेक्ट आ जाएगा AB बाय सी। AB बाय सी, बीडी की लेंथ क्या आ जाएगी? AB बाय सी, ठीक है? फिर होता है हमारा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, और आई कैन से A स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू C। तो A स्क्वायर मेरा क्या आ गया? AD क्या आ गया? A स्क्वायर बाय C, है ना? और मेरा ये क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। तो मेरा CD क्या आ जाएगा? B स्क्वायर बाय C, B स्क्वायर बाय B square by C। These are very very much important formulas जहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, जहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट को याद होना चाहिए। अब देखो पिछले पेज में जाते हैं। अब अगर तुम्हें बहुत बार क्वेश्चन तुमने सिमकैट 8 में भी शायद था कि इसके अंदर तुम्हें एक सर्कल इंस्क्राइब करना है। ये सर्कल की तुम्हें रेडियस बतानी थी, है ना? तो ये अगर ये सेंटर होगा सर्कल का, रेडियस क्या होगी? यहां से मैं ऐसे करूंगा ड्रॉप, ये रेडियस हो गई। दिस इज 90 डिग्री। मुझे ये लेंथ अगर पता है ए, दिस लेंथ इज लेट से बी, दिस लेंथ इज लेट से सी, तो मेरा रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब आपको पता है डायरेक्ट ए बी बाय सी, ये वैल्यू डायरेक्ट अब पता लग गई ना आपको, है ना? तो हमारे पास रोम्बस में तीन ही चीजें हैं, एक तो ये चीज ऐसे, है ना? और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है मेरी एरिया, ये होता है ना? और एक रिलेशन ये होता है ना? बस इतनी चीज ही है रोम्बस में, ठीक है? इतनी चीज ही है रोम्बस में, ठीक है? अब हम कुछ नई चीजें पढ़ते हैं। हमने एंगल बाइसेक्टर एक बार रिवीजन कर लिया, है ना? अब देखो दूसरी चीज क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड इन रेडियस।
अब जैसे ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में जो ही इन रेडियस का पॉइंट होता है वही रेडियस का जो वही सरकम रेडियस का पॉइंट होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है सरकम रेडियस का ये सेंटर है, इन रेडियस का ये, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, दो क्वेश्चन आता नहीं है ये वाला, है ना। लेकिन यू कैन रिमेंबर बट इट इज नॉट वेरी लाइकली टू अपीयर, है ना, r-2r। अब ये जीरो के होता है, जीरो के होता है उसमें इक्विलेटरल में, क्योंकि उसमें r इज इक्वल टू 2r होता है, हमें पता है ना, r इज इक्वल टू 2r होता है, इसलिए इक्विलेटरल में ये क्या होता है, जीरो डिस्टेंस, है ना। उसके बाद देखो वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंग्स, ये पॉइंट अगर दिस पॉइंट इज इन सेंटर, ये पॉइंट इन सेंटर है, तो ये क्या, ये लाइन को मैं आप क्या बोल सकते हो, व्हाट इज दिस लाइन, बताओ मुझे, 1-2 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए आपसे, अनम्यूट करके बताओ, व्हाट इज दिस और दिस लाइन। इन रेडियस। नो 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 नो, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, इन रेडियस तो ऐसे हो जाएगी ना, ये होगी इन रेडियस पर, सॉरी सॉरी। ठीक है। दिस वुड बी द एंगल बाइसेक्टर बिकॉज इन सेंटर इज मेड विद द हेल्प ऑफ व्हेन ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स मीट, है ना। तो तुम्हें क्वेश्चन ये नहीं कहेगा एंगल बाइसेक्टर, तुम्हें क्वेश्चन बता देगा कि एंगल बाइसेक्टर दो यहाँ पे मिल रहे हैं, तुम्हें पता करना होगा दिस इज इन सेंटर, है ना। व्हाट इज दिस, दिस वुड बी ऑर्थो सेंटर, है ना, दिस वुड बी ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये एंगल थीटा है, इसमें भी लेट से ये एंगल थीटा है। तो अब मुझे तो पर्सनली याद नहीं होता था ना ये क्या आएगा, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, है ना। देखो पहले तो याद करो, दिस वुड बी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल थीटा एंड दिस वुड बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा। जो ये पॉइंट है ये आया एंगल बाइसेक्टर की मदद से, और ये है ऑर्थो सेंटर के हेल्प से ना, ऑर्थो सेंटर वाली लाइंस के हेल्प से। तो ऑर्थो का मतलब क्या होता है, 90, है ना। तो मुझे, मैंने यहां से याद कर लिया कि इन दोनों का 90 का कुछ जोल होगा, मतलब इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। इन जब 90 वाली लाइंस बनाती है कुछ, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये याद कर लो। एंगल बाइसेक्टर में मतलब मुझे पता लगा आधे वाला लोचा होगा ना, आधा, बाइसेक्टर मतलब हाफ, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल थीटा होएगा। अब मान लो कभी भी क्वेश्चन ने कैट में आया हुआ है कि दो एंगल बाइसेक्टर मिलके जहां पे ज्वाइन करती है वो एंगल फाइंड करो, whereas angle A is equal to 60, तो this angle would be बताओ 120। this angle would be 120, है ना। और अगर ये ऑर्थो सेंटर्स होती तब तब क्या हो जाता, तब भी एंगल क्या होता, ये 120 होता, है ना, तब भी एंगल ये 120 रहता, ठीक है। अब मैं अब हम कुछ ट्रिपलेट्स पढ़ते हैं ना, ट्रिपलेट्स का वैसे कोई फंक्शन इतना होता नहीं है ना, कोई इतना ज्यादा बड़ा फंक्शन होता नहीं है ट्रिपलेट्स का, पर ट्रिपलेट्स थोड़े याद हो तो हेल्प हो जाती है। जैसे एक सिमकेट 8 से ही मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, उसमें कुछ बोला था कि एक सर्कल है उसके अंदर रेडियस से कुछ बनाया हुआ है, फिर वो बोल रहा था कि ये ट्रिपल, वो मैं क्वेश्चन एग्जैक्ट मैं दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन एग्जैक्ट दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो एक सेकंड पहले वो देख लेते हैं ना, एक सेकंड को, ट्रिपलेट्स देखते हैं। एक तो होता है 3-4-5 का, एक 5-12-13 का, एक होता है 7-24-25 का, है ना, एक होता है 18-15-17 का, है ना, एक होता है 9-40-41 का, और एक 11-60-61 का भी होता है, और एक 20-21-29 का। दीज आर द मेन्स, जो ज्यादा मेन है वो मैं मार्क कर देता हूँ, है ना। ये इतने मेन नहीं है ना, ये भी दो मेन ही है वैसे, इतने याद कर लो, लेकिन योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दिस, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दिस, ठीक है। इतना समझ आया,
है ना। और इसको आप डबल ट्रिपल करोगे फिर भी वो ट्रिपलेट रहेगा। मान लो इसको 3 टाइम्स कर दिया 9, 4 3 जा 12, 15, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट, है ना। अब देखो अब मैंने आपको कंडीशन एक पढ़ाई थी ना कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड एंड थर्ड साइड इज लेस देन सम ऑफ टू साइड्स, है ना। अब एक और चीज पढ़ो, दो टाइप्स के हमारे पास ट्रायंगल्स होते हैं। वन इज एक्यूट, एक्यूट नहीं उसको क्या बोलते हैं, हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ एनी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ एनी टू साइड्स। और यहाँ पे मान लो सी इज द लार्जेस्ट साइड, तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ऑब्ट्यूस में। ये दोनों कंडीशंस तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन ने कभी कह दिया 12 18 23 क्या कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, राइट एंगल भी नहीं लग रहा, है ना, राइट एंगल भी नहीं लग रहा। अब ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है, बड़ी साइड्स है 529, सी स्क्वायर हो गया, फिर हमारा 324 प्लस 144 को ऐड करेंगे 468, मतलब 529 इज ग्रेटर देन 468, दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए नहीं दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ साथ समझोगे, ठीक है। कैट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। उसने बोला टू साइड्स आर, टू साइड्स, टू साइड्स हाउ मेनी वैल्यूज कैन थर्ड साइड टेक if triangle is obtuse angle triangle, let the third side is C, C should be 15 minus 8 7, 15 plus 8 23, I can convert into this and say C should be between, this is the close bracket, है ना, to avoid any confusion, this is my range of the C, this is my range of the C. Now if the triangle is obtuse, first I will let that 15 is the highest side. In the next case I will let 6 C as my highest side. 8 cannot be the largest side, है ना, largest side. तो 15 जब हाईएस्ट है, ऑब्ट्यूस का केस है, तो 225 ग्रेटर देन 64 प्लस सी स्क्वायर, और वी कैन से सी स्क्वायर लेस देन 161। तो सी मेरा मुझे पता है यहां से आएगा 12 आ सकता है, 30 नहीं आएगा ना, तो 12 तक आ सकता है। तो सी मेरा क्या आ सकता है, 8 9 10 11 12, एंड आई हैव टू चेक द फैक्ट कि सी शुड बी लेस देन 15, ठीक है। तो मेरे ये सारे केस आ रहे हैं। नाउ इफ सी इज ग्रेटर देन, सी इज द लार्जेस्ट साइड, तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 225 प्लस 64, दैट इज 982। तो मतलब C वुड बी 17 18 19 20 21 22। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 triangles are possible, and this is the CAT past year question. एक सेकंड, कोई गलती हुई है क्या? हाँ 17 नहीं आएगा ना, क्या? अच्छा 17 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, हाँ गलती हुई है ना, 10 आंसर दे रखा है उसने, 17 नहीं आएगा, सो आवर आंसर वुड बी 10। समझ आया सभी को?
अब देखो ये क्वेश्चन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू सोल्व इन द एग्जाम, है ना। एग्जाम टाइम में ऐसा क्वेश्चन सोल्व आप करोगे, आपको मेथड पता नहीं होगा, यू विल बी वेरी कंफ्यूज, है ना। तो बेटर है कि पहले आपको मेथड पता होना चाहिए सारा, है ना, पहले मेथड पता होने चाहिए। नाउ सेम क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये तो पहला टाइप था, है ना, ये तो पहला टाइप था। नाउ लेट्स सी वन मोर टाइप। वन मोर टाइप क्या हो सकता है? एक्यूट एंगल हो। रेंज तो हमारी आज भी 18 टू 22 आएगी, क्योंकि साइड 15 एंड 18 है। अब एक्यूट में क्या है, लार्जेस्ट साइड है। ऑब्ट्यूस में तो ये साइन था, साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ एक्यूट, है ना, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑब्ट्यूस। ठीक है। अब देखो, अब पहले लार्जेस्ट साइड में क्या लूंगा, देखो इसके, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो तीन केस बनाओ, है ना, मतलब ये लार्जेस्ट भूल जाओ, ये कंडीशन है। सी कुछ भी हो सकता है, तो एक बार तो सी को 8 ले लो, एक बार 15 ले लो, और एक को सी को थर्ड साइड ले लो, है ना। ये तो एक, अब एक नया केस ट्राई करके देखते हैं ना, नया केस ट्राई करके देखते हैं। लेट 15 बी द लार्जेस्ट। 225 64 प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, 161। तो मतलब सी मेरा 13 से 15 लार्जेस्ट है ना, 15 लार्जेस्ट है, सी 13 और 14 आएगा। समझे ये बात? 15 नहीं ले सकते ना सी को। समझ में आई सबको ये बात? आओ, अब ले लो, अब हम केस लेंगे सी भैया को। 14 स्क्वायर तो 196 होता है ना, 161 आया था 14 ग्रेटर है और ना। अच्छा हाँ। अब मैं सी को लूंगा लार्जेस्ट, जो ये लार्जेस्ट है, लेट बी सी दैट इज थर्ड साइड, तो सी स्क्वायर, तो 225 एंड 64 दैट इज 289। तो मेरा 16 से कम आएगा, है ना, सी लेकिन लार्जेस्ट है मेरा, तो मेरा 16 आएगा, है ना, 16 आएगा। एक कंफ्यूजन हो रही है, एक कंफ्यूजन हो रही है कि 15 आएगा या नहीं आएगा, है ना, 15 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 15 15 हो गया तो लार्जेस्ट 15 भी है ना। तो ये केस जब कंफ्यूजन हो जाती है, हम सिंपल एक चीज ले लेंगे, सिंपल एक चीज लेके देख लेंगे कि ये ट्राइंगल अगर मेरा होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, है ना। ये तो जो गिवन थी, थर्ड साइड 15 है, ये रेंज में आ रही है। अब एक्यूट के लिए क्या होगा, 225 ग्रेटर देन होना चाहिए 225 प्लस 64, ये कैंसल, तो 64 इज ग्रेटर देन 0, मतलब सी 15 भी आएगा। तो यहां से हमारे कितने केस आ गए, 4 केसेस आर देयर। समझ आया सभी को? एक क्वेश्चन अब आप करोगे, अब आप करोगे, है ना, आप ट्राई करोगे, और मुझे सभी से आंसर चाहिए। एक्यूट ही है, एक्यूट ही है, ये 10 हो गया, 10 एंड 24 है। जल्दी ट्राई करो, है ना, 2-3 मिनट में ट्राई कर लो।
एक फाइनल आंसर भेजो संकेत, ये क्या है, इक्वेशन क्यों भेज रहे हो? फाइनल आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा वो भेजो। भैया इंटीग्रल साइड्स ना, इंटीग्रल नंबर चाहिए ना। इंटीग्रल ही, हाँ इंटीग्रल। ओके ओके। चलो अब देखते हैं ना, देखते हैं जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं है ना। पहले तो मैं थर्ड साइड की रेंज निकालनी है। थर्ड साइड आएगी हमारी 24 माइनस 10 14 से लेके 34 तक, है ना। तो मतलब एक्चुअल वैल्यूज क्या आएगी, 15 से 33 तक। ये हमें ध्यान में रखना है, डिब्बा बना लिया है ना। लेट्स से थर्ड साइड दैट इज सी इज ग्रेटेस्ट। तो आई कैन राइट सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100 प्लस 24 का स्क्वायर दैट इज 576। तो सी स्क्वायर लेस देन 676, है ना। तो दैट मीन्स 25 और उसके जो भी पीछे की वैल्यूज है ना। सी स्क्वायर 10 एंड 24 दिया हुआ है, तो 100 प्लस 576, है ना। तो सी स्क्वायर इज लेस देन 676। तो सी मेरा क्या आ जाएगा, 15 से लेके 25 तक, है ना। 15 से लेके 25 तक, 15 से लेके 25 तक। लेकिन सी मेरा होना चाहिए ग्रेटेस्ट, सी मेरा होना चाहिए ग्रेटेस्ट। तो मेरा 24 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये दो ही वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी पहले केस में, दैट इज 24 एंड 25। 24 एंड 25, ठीक है। अब लेते हैं सी 24 इज द लार्जेस्ट। तो 576 ग्रेटर देन 100 प्लस सी स्क्वायर 476। तो सी मेरा क्या आ सकता है, देखो 22 आ सकता है, 22 से 22 आ सकता है, 23 आ सकता है, 24 आ सकता है। 25 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 25 लेके ये लार्जेस्ट नहीं रहेगा। तो ये और ये तो कॉमन आ गया, तो ये भी तो हमने इंक्लूड कर लिया। तो अवर आंसर वुड बी 22 23 24 25। दैट मीन्स 4 वैल्यूज आर पॉसिबल, है ना। 4 वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है। अब एक संकेत का क्वेश्चन है, संकेत पता नहीं क्या नाम है, सागर नाम है ना। देखो उस बंदे ने मैं कहना नहीं चाहूंगा, बट आप अगर क्लास में हो तो क्लास में पूछो। ऐसे नहीं है कि यार आप मुझे कह दो, ऐसे में सब बच्चे कह देंगे वो करवा दो वो करवा दो, है ना। या तो आप क्लास में आके पूछो। अगर आप इतने ही बिजी हो फिर या आप ग्रुप पे देखो, चैट में भेज दिया मैंने, अगर चैट में भी नहीं, चलो फिर भी मैं कोई बात नहीं, है ना। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ है तो समझ लो, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। उसने बोला सम इन्वेस्ट किया 5 ईयर्स के लिए इतने पे, है ना। रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 5th ईयर, 5th ईयर के लिए क्या होगा इसका, देख लो सिंपल सा है। ये हो गया 5th ईयर का। एंड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर, 3rd ईयर के बिगिनिंग पे क्या अमाउंट है, दिस वन, है ना। तो ये है इसका 0.121। तो P से P कैंसिल, ये से यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे R को 0.1 पुट करोगे तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, मतलब R हमारा यहाँ से आ गया 10%। ये हमें इंफॉर्मेशन आ गई।
ये सारा हमें काम का जो है हमने यूज कर लिया। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 5th ईयर, 5th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो 3rd ईयर का लेट से कंपाउंड इंटरेस्ट है दिस, तो 5th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 1.1 इंटू 1.1 दैट इज 1.21x। तो इनका डिफरेंस क्या है 2541, तो मतलब 0.21x इज इक्वल टू 2541 है ना। तो 2541 बाय 0.25 है ना, 2541 बाय 0.21, तो x मेरा आ गया 12100। ये क्या था हमारा x क्या था, 3rd ईयर का थर्ड ईयर का इंटरेस्ट रेट, 3rd ईयर का इंटरेस्ट रेट है ना। अब हमें पूछा है हाउ मच टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले प्रिंसिपल निकालना है, तो 12100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.21 इंटू पी इंटू 1/10 है ना। तो यहाँ से p मेरा क्या आ जाएगा, शायद 10,000 आएगा। एक बार कर लेते हैं। भैया ये लास्ट नहीं समझ आया, ये लास्ट एक क्वेश्चन। सेकंड, एक सेकंड पहले मुझे ना एक्सप्लेनेशन दे लेने दो है ना। तो p आ गया 1 लाख, p आ गया मेरा 1 लाख। उसने पूछा है फर्स्ट 2 इयर्स में, तो 10% का रेट है, सीधा 21% हो जाएगा, दैट मीन्स 21K वुड बी माई आंसर। अब बताओ क्या नहीं समझ आया। ये जो आपने 12,100 का इज इक्वल टू लिया, ये नहीं समझ आया थोड़ा। देखो ये 12,100 x क्या था पहले ये बताओ, x था मेरा 3rd ईयर का इंटरेस्ट रेट। थर्ड ईयर का था, थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट रेट कैसे आता है, 2 ईयर के एंड पे जो अमाउंट है उसका उस पे इंटरेस्ट लगा दो है ना। जैसे फर्स्ट हाँ ईयर का इंटरेस्ट कैसे आता है, जो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग पे अमाउंट है, तो 3rd ईयर के हाँ स्टार्टिंग पे अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगाना है। 3rd ईयर के स्टार्टिंग पे अमाउंट क्या आएगी, जो p है उसको मैंने 2 बार आगे करना है, तो 1.1 इंटू 1.1, और आप लिख सकते हो 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हमारी 2nd ईयर के एंड पे आएगी अमाउंट है ना। इस पे हाँ इंटरेस्ट लगाना है, तो 1.21 पे मैंने इंटरेस्ट लगा दिया, यही मेरा 12100 आया है ना। तो अब यहाँ से ओके। p मेरा आ जाएगा, p मेरा आ जाएगा आपने दिस। 1/10 इंटरेस्ट के लिए लगाया, 1/10। हाँ 1/10 इंटरेस्ट के लिए। हाँ हाँ ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है, अब देखो आपने पूछा था क्या ये, नहीं नहीं, मैंने नहीं पूछा था। अब देखो जिसने पूछा है वो बंदा क्लास में नहीं है, क्या पता उसको एक अक्षर भी समझ ना आया हो यहाँ से। अब फिर इस बात का दोबारा देखो, क्या फिर बात तो वहीं रहेगी ना, जब जिसने पूछा है उसको ही नहीं समझ आया मान लो। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ पे थे अपने, वो देखते हैं ना। ये आपको सभी को समझ आ गया एक्यूट ऑब्ट्यूस वाला, आंसर बहुत कम ने दिया था, अगर किसी को समझ ना आए तो दोबारा समझा दूंगा, लेकिन अगर समझ आ गया तो आप एक बार चैट में लिख दो समझ आ गया है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है पेरीमीटर से ट्रायंगल पे पहुंचना। सभी ने क्वेश्चन देखा होगा कि इतना पेरीमीटर है, इससे कितने ट्रायंगल बन जाते हैं ना। कोई कंसेप्चुअल पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है, अपने सीधा फॉर्मूला पे जाएंगे, कभी गलत नहीं होगा, कभी भी 101% काम करेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला में कुछ केसेस हैं, सभी आपको याद करने पड़ेंगे, काम तभी करेगा है ना। क्या क्या केस है वो सारे समझ लेते हैं। समझ आया इतना सभी को, पेरीमीटर या तो ओड होगा या इवन होगा है ना। अब समझो क्या कह रहा हूं मैं, पेरीमीटर दिया हुआ होगा, पेरीमीटर अगर ओड है तुम क्या करोगे, पेरीमीटर में 3 जोड़ दोगे इवन बनाने के लिए, उसको पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय 48, जो भी आंसर आया उसका क्लोजेस्ट इंटीजर, 2 आया तो आंसर वुड बी 2, 2.1 आया तो 2, 2.49 आया तो 2, 2.5 आ गया तो 3 है ना। तो क्लोजेस्ट इंटीजर चूज करना है, दैट गिव्स यू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड। अगर पेरीमीटर इवन हुआ तो सीधा पी स्क्वायर बाय 48 करना है, दैट गिव्स यू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, एक प्यारा सा
कैलकुलेटर से कर लेना, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे पेरीमीटर अगर 16 है तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं ये बताओ। फाइव। 5। और कोई आंसर? सबका आ गया 5? 256/48 करना है, दैट वुड बी 5.3, तो इसलिए 5 आंसर आया ना। 5 ट्रायंगल्स बन सकते हैं। अब ट्रायंगल उसमें कुछ देखो, ओल्ड ट्रायंगल्स है ना 5, है ना ओल्ड ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल कितने होंगे इसमें से बताओ। 1 क्या 1 इक्विलेटरल 1 होगा? क्या साइड का होगा नहीं 1? भैया, इक्विलेटरल जीरो नहीं है। आएगा। इक्विलेटरल नहीं आएगा ना, है ना, क्योंकि 3 का मल्टीपल चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो ओल्ड ट्रायंगल में क्या होगा? स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, 3 टाइप के आएंगे। इक्विलेटरल या तो 0 आएगा या 1 ही बनेगा, है ना, दोनों में से। ये हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा मल्टीपल देख के। ठीक है, टोटल हमें पता है 5। अब हमें आइसोसेलेस पता लग गया तो स्केलिन पता लग जाएगा, स्केलिन पता लग गया तो आइसोसेलेस पता लग जाएगा। ये तो है ओल्ड ट्रायंगल्स के लिए। और स्केलिन के लिए क्या फॉर्मूला है? -6 कर दो ऊपर में, है ना, ऊपर वाले में से -6 कर दो। व्हाट दैट मीन्स, p+3 में अगर -6 करोगे तो क्या बचेगा? p-3। इसमें करोगे तो क्या बचेगा? अब पेरीमीटर 16 है, मुझे नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कोई बताएगा तो बताओ। पहले तो बताओ टोटल कितने आए थे। टोटल नहीं बताया टोटल कितने आए थे? 5.5 थे, 5। 5। इक्विलेटरल कितने थे? भैया 3 आएंगे आइसोसेलेस, इक्विलेटरल 0। 0 थे। हाँ, और स्केलन और आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस x है। स्केलन कितने आएंगे? p-6 दैट 100 का 100/48, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 आएगा। तो 5 - 2 3, 3 वुड बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ आया सभी को? जी भैया। ठीक है, इक्विलेटरल एंगल 0 क्यों होंगे? आप देखो क्या आप मान लो 1 आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ए साइड है ना, तीनों साइड इक्वल, तो उसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए? 3 है, 3 का मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे 3a को इक्वेट करोगे, आपकी साइड क्या आएगी? 16/3। हमें चाहिए इंटीजर साइड, है ना, हमें चाहिए इंटीजर साइड, इसीलिए 0 आएंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही करोगे, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताओ, पेरीमीटर है 30। भैया 2 आएगा क्या? दोबारा चेक करो, दोबारा सही नहीं है। हाँ, 6 इज द करेक्ट आंसर, है ना, 6 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? टोटल ट्रायंगल कितने आएंगे?
900/48 है ना, 900/48 अप्रोक्स टू 19। इक्विलेटरल कितने आएंगे 1, आइसोसेलेस आएंगे x, और स्केलिन कितने आएंगे 30 - 6 24, दैट इज 576/48, दैट मीन्स 12। तो 12 + 1 13, 13 + 6 तो 19, तो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, है ना। समझ आया सभी को? ठीक है। अब जो हमने काइट पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या थी, ये तो 90 पे मीट करेंगे और ये बाइसेक्ट होगा, ऊपर वाला बाइसेक्ट नहीं होगा, और इसका एरिया होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, एनी क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया a, इसका b, इसका c, इसका d। तो वन रिलेशन इज देयर, दैट इज a इंटू सी, b इंटू डी। यूज नहीं आता, जस्ट आपको बताया है ना, यूज बहुत कम आता है, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, फिर अगली चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कोई भी पॉइंट से ऐसे मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिया ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये कोई भी लाइंस है, ऐसे दिख रही है, आप ऐसे कर लो, पॉइंट ऐसे यहाँ पे ले लो, तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और एक यहां से ऐसे मैच कर दी। ठीक है, तो इसकी लेंथ अगर a है, इसकी b है ना, इसकी c है, इसकी d है, और फिगर मेरा है रेक्टेंगल। तो आई कैन राइट c² + d² इज इक्वल टू b² + a²। समझ आया? ठीक है, उसके बाद ये भी पता होना चाहिए, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसके बेस पे ऐसे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, तो दिस वुड बी द एरिया ऑफ दिस टोटल ट्राइंगल वुड बी हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इतना जरूरी नहीं है ना, फालतू की चीजें मैं नहीं चाहूंगा आप याद करो, है ना। फिर मेन चीज जो आती है, मेन जो खेल आता है इस पे, ट्रेपेजियम पे ही आ जाता है दोबारा। देखो, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, the length of this is a, the length of this is b, so the length of the line joining this would be a plus b by 2, a plus b by 2। समझ आया? ठीक है, उसके बाद इसी में देखो, इसके डायगोनल है मान लो d1 एंड d2, है ना, तो हम लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स प्लस ट्वाइस ए बी, प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब d1² प्लस d2² इज इक्वल टू, इसका x, इसकी लेंथ y है, तो x² प्लस y² प्लस 2ab। समझ में आया ये? ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है ये देख लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब अगर इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ c है, इसकी लेंथ d है, तो d1 d2 क्या हो जाएगा, ab प्लस cd के इक्वल। ये तुम्हें सबको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, और क्या रह गया बताओ। हाँ, एक सेकंड रुको, देखता हूं मैं।
पल्लव एक बार बैक करना ना। मैं देखता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद होता है 1 1 √3, 1 1 √2, 1 √3, 2। अब आप इसको समझा कैसे करो वो देखते हैं। ये साइड अगर तुम्हें दे रखी है 4 √3, ये देख के कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है 90 के सामने वाली साइड होगी 2, ये एंगल है 30। तो 20 यहां से यहां पहुंचने के लिए आपने क्या किया है बताओ? हाफ किया है, तो 4 √3 का हाफ कर देंगे, सो दिस वुड बी 2 √3। अब 30 वाली साइड आपको पता है 2 √3, यहां पे जाने के लिए आपने √3 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहां पे √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दिस साइड वुड बी 6, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो ना, ये तीनों आपको याद होने चाहिए, 30 30 120, है ना, और ये तीनों याद आने चाहिए। ठीक है, फिर आता है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका बड़ा आर तो हमें पता है हाइपोटेनस/2, और स्मॉल आर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनस। ये भी याद कर लो, है ना, ये आपने याद कर लिया। ठीक है, अब हम कुछ और नई चीजें देखते हैं। और में तो वैसे मिड पॉइंट आपको बता दूंगा। मान लो इसकी लेंथ आपको पता है ए है, इसकी लेंथ है बी, यहाँ पे कोई ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये हाइट है मान लो m, या रेशियो है ना, ये है n। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? ये है RS की लेंथ क्या होगी? m/m+n इंटू बी प्लस n/m+n इंटू, अब ये n है तो ऊपर वाली साइड आएगी a। तो आप ये भी एक ध्यान रखना, बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है इसका, है ना, बट कहीं यूज हो सकता है ना, कहीं भी यूज हो सकता है वैसे। ठीक है, अब देखो जो मेन हाँ, एक एक क्या होता है, एक यूलर्स रूल होता है, कहीं काम नहीं आता, बस जस्ट याद कर लो, है ना, क्योंकि एक बार कैट में आ गया। नंबर ऑफ फेसेस ऑफ एनी फिगर प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ एजेस। ये हमेशा होगा, वो तुम्हें एजेस दे देगा, वर्टिसेस दे देगा, फेस पूछ लेगा, या कुछ भी दे देगा, तीसरी चीज पूछ लेगा, है ना। ये चीज आप याद कर सकते हो। क्या? हाँ, उसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है देखो, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो ये हो गया इंसेंटर, है ना। ए आई इज द इंसेंटर, है ना, दिस इज एफ, दिस लेंथ इज बी, दिस लेंथ इज सी, दिस लेंथ इज ए। ठीक है, तो AI/IF क्या होगा? P+C/A। एक ये रिजल्ट, ये काम आता है रिजल्ट, है ना, ये वाला रिजल्ट काम आता है। ठीक है, और कभी मान लो तुमसे लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर पूछ ले, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर पूछ ले, ये एंगल बाइसेक्टर है AD, है ना, तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का क्या रिलेशन होता है? AD² इज इक्वल टू AB इंटू AC माइनस BD इंटू DC माइनस BD इंटू DC। समझ आया? समझ आया, है ना। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन होता है, ये नॉर्मल ट्रायंगल था,
पहले मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, फिर मैंने ये साइड ऐसे इंक्रीज कर दी और ये साइड ऐसे इंक्रीज कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक ऐसे सर्कल बना लिया। देखो नॉर्मल ट्राइंगल ऐसे था, है ना। फिर मैंने ये साइड ऐसे इंक्रीज कर दी, बिल्कुल सीधा, है ना। और ये साइड भी ऐसे इंक्रीज एक्सटेंड कर दिया, इंक्रीज कर दी, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं यहाँ इसका एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, है ना। यहाँ पे जहां पे मिलेंगे वो क्या होगा, देखो यहाँ पे मिलते थे तो क्या कहते थे, इन सेंटर। ये वाला होता है एक्स सेंटर। तो मतलब एक सर्कल ऐसे बनेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। तो दिस वुड बी द एक्स सेंटर, दिस वुड बी द एक्स सेंटर, ठीक है। ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, यहां से ये बाइसेक्टर है, यहां से ये बाइसेक्टर है। ये एंगल अगर ए है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ कोई मुझे। 90 प्लस हाफ ऑफ थीटा। 90 प्लस हाफ ऑफ थीटा, ठीक है। और ये एंगल तब कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल का बस सम 180 होता है। तो ये एंगल को होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा बाय 2, है ना। या आप ऐसे याद रख लो कि ये और ये एंगल होगा 180, ये और ये एंगल होगा 180, ठीक है। मुझे पहले ऐसे लगता था कि ये कोई काम की चीज नहीं है, बट रिसेंट में मैंने एक मॉक दिया था ना, टाइम आईएमएस पता नहीं किसका, उसमें ये चीज एप्लीकेबल हो रही थी। क्या हो रही थी, अब इसकी रेडियस पूछ ले ये वाले सर्कल की, तो क्या फॉर्मूला होगा, रेडियस ऑफ एक्स सर्कल इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल में। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या बताया था मैंने आपको, एरिया इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इनटू, बताओ, ये फॉर्मूला बताया था ना, रेडियस इनटू रेडियस ऑफ इन सर्कल इनटू सेमी पेरीमीटर। तो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ एक्स सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ एक्स सर्कल क्या होगा, एरिया, एरिया किसका, ये ट्राइंगल का, डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर माइनस ए और लग जाएगा, ए इज दिस साइड, ये साइड की लेंथ। तो वही हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, रेडियस, रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए, ये एक्स की रेडियस आ गया, एक्स सर्कल की रेडियस। समझ आया, ठीक है। फिर देखो कभी कभी क्या देता है, कोऑर्डिनेट में, है ना, कोऑर्डिनेट में वो क्या दे देगा, तुम्हें ऑर्थो सेंटर दे देगा, सेंटर ऑर्थो सेंटर दे देगा, सेंट्रोइड दे देगा, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछ लेगा, या तीनों में से कोई दो दे देगा, एक के पूछ लेगा। तो रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है। ऑर्थो सेंटर को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सरकम सेंटर को सी से, एंड मीडियन जहां पे मिलती है दैट इज जी से, है ना। मीडियन जहां पे मिलती है क्या कहते हैं उसको, बताओ, सेंट्रोइड, है ना, सेंट्रोइड कहते हैं, ओ सी जी, है ना। तो पहले इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा, तो मैं सी जी ओ, ये लेंथ अगर 1 है, दिस लेंथ वुड बी 2, ऐसे कर लो, है ना। ये लेंथ अगर 1 है, ये लेंथ है 2। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसके दिए हैं, तो इसके कैसे निकलते हैं, या इसके दिए हैं, इसके दिए हैं, तो इसके कैसे निकलते हैं। वो होता है ना मल्टीप्लाई करके, वेट असाइन करके, जैसे मान लो इसके 4 to 6 है, इसके 7 to 8 है ना। तो आप क्या करते थे, इसके ऐसे करते थे 8 + 7/3, है ना। तो ये आ जाएगा 5 कोमा, फिर आप इसको इससे करोगे 6 × 12 प्लस 1 × 8/3 दैट इज 20/3, ऐसे निकाल लोगे आप, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले और आ भी सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए क्या रेशियो है, 1:2 CGO, अल्फाबेटिकल में कर दो CGO को, और 1 and 2, मॉक्स में भी आपको देखने को मिल ही जाएगा अगर नहीं मिला इस सीजन में। इसको कहते हैं हमारी लैडर थ्योरम, है ना। ऐसा ही फिगर होना चाहिए,
है ना, इसका एरिया ए है, इसका एरिया डी है, इसका एरिया बी है, इसका एरिया सी है। तो 1/एरिया ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/b प्लस डी प्लस 1/d प्लस सी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। समझ आया? 1 पूरे का ट्राइंगल का एरिया, फिर जो कॉमन पार्ट है ये दो ट्राइंगल में जो कॉमन पार्ट है इतना, प्लस इज इक्वल टू 1 ये पूरे ट्राइंगल का एरिया प्लस ये पूरे ट्राइंगल का एरिया का रेसिप्रोकल, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद एक और थ्योरम है, नाम नहीं पता मुझे क्या कहते हैं उसको, मॉक्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट नहीं, वो एक स्टेटमेंट बना के फिर क्वेश्चन देता है। ऐसे बना दिया, इतना दे दिया, बोलता है ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करो, है ना। वो बोल देगा ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करो। पहली बात तो ये 90 होने चाहिए, है ना। ये लेंथ अगर x है, ये y है, ये z है, तो रिलेशन होता है 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉक्स का, मॉक्स का भी कैट का भी। ठीक है। फिर आता है एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट यूज्ड इन वेरी वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस। कभी कभी कहीं भी यूज हो जाती है, पता भी नहीं लगता यूज हो गई है ना, और कभी कभी यूज ही नहीं होती। होता क्या है, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ये लाइन है, ये पॉइंट इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा, ये पॉइंट इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लो दिस 5 एंड दिस लेंथ इज 3। Now I am saying this line is not a line but a weighing balance. Weighing balance में we will be better off जब क्या होता है, मतलब कस्टमर और सेलर बेटर ऑफ कब होते हैं, जब वो वेइंग बैलेंस इक्वली वे करता है ना, मतलब संतुलन उसका सही रहता है। तो नाउ दिस इज 5, दिस इज 3, है ना, मतलब दिस इज लेस एंड दिस नीड्स हेल्प, दिस नीड्स हेल्प। इसको हेल्प क्या करेंगे हम, इसको कुछ वेट डाल देंगे। यहाँ पे मैं कितना वेट डालूं, मान लो मैंने 5 वेट डाल दिया यहाँ पे, तो अब ये तो 15 हो गया, क्योंकि 3 लेंथ है 5 वेट है, मतलब 3 टाइम्स 5 या 5 टाइम्स 3, तो ये तो 15 वेट हो गया। और इधर वेट कितना है 5, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा क्या वेट डालूं अब मैं 3। तो मतलब ये वेट कैसे निकलता है, 5 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5। अब मैंने यहाँ पे वेट मुझे 5 नहीं लेना था, मैं वेट कुछ भी ले लूं, मैं यहाँ पे 2 ले लूं, तो ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये मेरा होना पड़ेगा 6/5, है ना। मैंने 5 क्यों लिया, हम वेट को ट्राई करते हैं एलसीएम लेने का। वेट को मैंने ले लिया एलसीएम, 5 और 3 का 15, 3 ऑलरेडी है तो 5 इधर आ जाएगा, 5 यहाँ पे है तो 3 इधर आ जाएगा। इतना सभी को समझ आया, वेट असाइन करना सभी को समझ आया। मुझे सारों का यस या नो चाहिए, तो जिसको कंफ्यूजन है वो अनम्यूट करो। ठीक है। अब देखो, ये वेट यहां पे है, ये वेट यहां पे है, तो इसका वेट क्या होगा, इसका वेट होगा इन दोनों वेट्स का सम, दैट इज 8, दैट इज 8। इसका वेट होगा दोनों वेट्स का सम, है ना। अब ये चीज आपको जैसे जैसे कंसेप्ट, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 2:3 में 2:5 में डिवाइड है, तो मैं वेट क्या लूंगा, इनका एलसीएम, दैट इज 10। तो अगर 10 वेट है तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5, एंड ये वाला वेट मेरा आ जाएगा 7। समझ आया इतना सभी को, 5 + 2 दैट इज 7, है ना। आई होप इतना समझ आया होगा सभी को। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सोल्व होते हैं। ठीक है।
उसने दे रखा है AO बाय OD 1:2। तो अगर ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ हो जाएगी 2। BD बाय CD 2/3। BD कहां पे है, ये 2, तो CD हो जाएगी 3। ठीक है। और उसने पूछा है AE बाय EC निकालो, AE बाय EC निकालो। तो लेट्स से AE की लेंथ है x, EC की लेंथ है y, तो वी हैव टू फाइंड x बाय y। तो लेट्स असाइन द वेट्स। इस पे वेट, अब पहले ये लाइन देखो BC, इस पे वेट कितना दूं, यहां पे सीधा बताओ मुझे वेट कितना दूं। कुछ भी दे दो आंसर सही आएगा, लेकिन कितना दूं, 2 दे दूं तो टोटल वेट आएगा 6। और यहाँ पे कितना वेट आ जाएगा, 3। 3। तो 3 + 2 यहाँ पे आ जाएगा वेट 5। तो जब यहाँ पे 5 वेट आ गया, ये लाइन अब देखो AO पे क्या वेट हो गया, AO पे क्या वेट हो गया बताओ, AO पे 10। 10 का है ना, 5 × 2 10, 5 × 2 10 का वेट, तो यहाँ पे भी मेरा आएगा 10। ठीक है। अब देखो AC लाइन पे मेरा वेट इक्वल होता है, तो 10x = 2y, और आई कैन से x बाय y इज इक्वल टू 1/5। समझ आया कैसे आंसर निकालना है। समझ आया ना। अब देखो एक और क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो आपने पूरी ज्योमेट्री पढ़ ली है ना, पूरी ज्योमेट्री पढ़ ली। दिक्कत क्या होती है ना, आपको एग्जाम टाइम में इतना कुछ अप्लाई करने का एकदम से याद नहीं आता फॉर जस्ट वन क्वेश्चन, है ना। तो ये चीजें डेवलप आपको करनी होंगी, और ये डेवलप कैसे होंगी, प्रैक्टिस से, है ना। अभी हम आप जो अपने PDF भेजिए सारी सोल्व करेंगे ना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी भी हो जाए साथ में। क्या 3 4, ये रेशियो है ना, रेशियो है, हमें फाइंड ऑब्वियसली करना है x को। तो अब थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्लास बनाते हैं ना। मुझे कोई बताओ पहले मैं कौन सी लाइन करूं, कौन सी भी चूज कर सकता हूं, बेस वाली लाइन ले लूं। बेस वाली लाइन पे मैं क्या बोलूं, वेट, मुझे वेट बता दो क्या लूं। 3 और 4। चलो 3 और 4 ले लेता है, इधर 3 ले लिया, इधर 4 ले लिया। चलो इसका काम खत्म। अब इधर फोकस करते हैं, यहाँ पे वेट कितना आ गया ये लाइन पे, 15 आ गया। 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वेट अब, 15/6। 15/6 वेट। अब ये लाइन पे वेट कितना आ गया, 15/6 × 8। और ये वेट भी कितना होना चाहिए, ये है वेट 4x, तो दोनों वेट होने चाहिए इक्वल। तो 4 को मैं काटूंगा 2, ये से कटेगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। x की वैल्यू मेरी आ गई 5। तो ये हर ट्रायंगल पे काम करेगा MPG। हाँ हाँ, हर ट्रायंगल पे। मतलब इसके लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि वो होना नहीं, चाहिए आइसोसेलेस स्केलिंग विलिंग। कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो एक और क्वेश्चन आया था कैट में, उसके बाद वो क्वेश्चन देखो, वो जब क्वेश्चन आया था कोई ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके बाद बच्चों ने मतलब कोचिंग्स और सब ने उसको थ्योरम बना दिया, तो हमें तो पढ़ना चाहिए ना, चाहे किसी ने बनाया हो, कैसा भी बनाया हो, वी विल स्टडी अबाउट दैट। देखो क्या था, ये दोनों टच कर रहे हैं बिल्कुल, थोड़ा सा एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और दोनों टेंजेंट है। ठीक है। और ये एक ट्रायंगल है, सॉरी ये एक सर्कल है, वो इनके दोनों पे टच कर रहा है, और टेंजेंट भी है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, और ये परफेक्ट है ना, परफेक्ट। ये सर्कल A है, दिस इज B, दिस इज C। तो 1/रेडियस ऑफ सर्कल C इज इक्वल टू 1/रेडियस ऑफ A प्लस 1/रेडियस ऑफ B। ये याद कर सकते हो आप, अगर आपको याद करना है तो। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अंडर रूट साइन है ना सब में। अंडर रूट साइन आएगा।
ठीक है, ये आपने देख लिया। अब उसके बाद क्या रह गया? हाँ, उसके बाद थोड़ी सी चीजें और रह गई। मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसकी तो लेंथ आती है a+b/2। अगर लाइन डायगोनल के इंटरसेक्शन से पास हो, इस लाइन की लेंथ क्या आएगी? अगर इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है, तो लेंथ ऑफ दिस लाइन मान लो xy की लेंथ क्या आएगी? 2ab/a+b। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, एक सेकेंड, अंडू का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, ये ट्रेपेजियम ये पैरेलल ही है ना, पैरेलल ऐसे मान लो एक यहाँ पे लाइन है xy, इट डिवाइड्स द ट्रेपेजियम इनटू टू इक्वल एरियाज। इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, तो लेंथ ऑफ xy वुड बी, इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है, √a² + b²/2। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद वन मोर थिंग, दैट इज ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। अब डायगोनल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो जो लाइन की लेंथ आएगी, ये लेंथ होगी b-a/2, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स और उसका हाफ। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अगर ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, हाइट्स है, एल्टीट्यूड्स है, तो सी आएगा ab/a+b। ये रेंज आएगी। टाइम में बहुत बार क्वेश्चन आता है ये वाला, एटलीस्ट टाइम में तो बहुत बार पूछते हैं ना, सी की रेंज क्या है, सी की रेंज क्या है। ठीक है, फिर आता है एक और चीज, देखो कोई भी फिगर हो, उसके अंदर सर्कल जब ड्रॉ हो, जब सर्कल इंस्क्राइब्ड हो, है ना, कोई भी फिगर में अगर तुम्हें दिख रहा है, मान लो ये फिगर है, मुझे नहीं पता ये क्या है, इसमें ऐसे सर्कल इंस्क्राइब्ड है परफेक्टली, तो अल्टरनेट साइड्स का सम इक्वल होता है, अल्टरनेट साइड्स का सम इक्वल होता है, दैट इज a+c=b+d। वुड बी वेरी हेल्पफुल इन मैनी क्वेश्चंस, है ना, यू शुड रिमेंबर दिस। अगर 6 साइड्स का फिगर है, मान लो ऐसे सर्कल बना है, जैसे भी बना है ना, a b c d e f, तो a+c+e=b+d+f। समझ आया? समझ आया सभी को? अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा, जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सारे रगड़ दोगे आप, है ना। फॉर्मूला क्या है और कंसेप्ट क्या है वो देखो पहले, पहले तो वो देखते हैं। तो ठीक है, तो हाँ, पहले हेक्सागन बनाते हैं, हेक्सागन से समझेंगे। और मेनली ये हेक्सागन के लिए ही अप्लाई तो हर किसी के लिए हो जाएगा, समझ हेक्सागन के लिए लेंगे। इसके अंदर एक सर्कल बना है, और एक इसके बाहर सर्कल बना है। अंदर वाला सर्कल हो गया इन सर्कल, बाहर वाला सर्कल हो गया सर्कम सर्कल, है ना। अब यहाँ पे सेंटर है, ये अंदर इन सर्कल का भी सेंटर होगा और फिगर का भी सेंटर होगा। तो मुझे कोई ये बता सकता है ये लेंथ कितनी आए? ये लेंथ ये 90 डिग्री होगी, दिस लाइन वुड बी 90 डिग्री। ये लेंथ कितनी होगी, कोई बता सकता है? बताओ। हाँ, √2 साइड ऑफ हेक्सागन। नहीं नहीं नहीं, ये लेंथ सिंपली आप ये बोल सकते हो ना, रेडियस होगी, छोटी रेडियस।
हाँ रेडियस। है ना। और इसको मैं अगर ऐसे ज्वाइन कर दूं, इसको मैं कर दूं ऐसे ज्वाइन, है ना। ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी, सिर्फ इतनी। अगर हेक्सागन की साइड ए है तो दिस वुड बी a/2 एंड दिस वुड आल्सो बी a/2। ठीक है, और ये लेंथ होगी r, और ये बड़ी लेंथ हो जाएगी हमारी कैपिटल R। ये बड़ी लेंथ हो जाएगी हमारी कैपिटल R, ये वाली, है ना। ये वाली लेंथ हो जाएगी कैपिटल R, क्योंकि ये बाहर वाले सर्कल को टच कर रही है ना। तो अब इस फिगर को, है ना, अब इस फिगर को थोड़ा सा जूम इन कर लो। ठीक है, ये ट्रायंगल पे फोकस करना है। इसकी ये लेंथ R है, आपको पता है ये लेंथ कैपिटल R है, और ये लेंथ है a/2। ये एंगल कितना होता है इसमें, सिर्फ इतना एंगल अगर मैं बात करूं, इट वुड बी 180/n, 180/n, 180/n। ठीक है, 180/n। तो अब हेक्सागन है मेरे पास, तो ये एंगल मेरा आ गया 30, ये आ गया 90, ये आ गया 60, है ना। तो मेरे पास रिलेशन आ सकता है, मेरे पास रिलेशन आ सकता है। क्या रिलेशन आ सकता है, A = R, है ना। ये रिलेशन हम याद नहीं रखेंगे कुछ भी, हम सिर्फ ये फिगर याद रखेंगे। जब भी एग्जाम में ऐसा कुछ R और R के बीच में रिलेशन और कुछ ऐसा पूछे, ये फिगर बना लो, ऑक्टागन बना लो, कुछ भी बना लो। ऑक्टागन में क्या चेंज होगा, सिर्फ 180/n है, तो n 6 की जगह 8 हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, है ना। ये a/2 R और R ये तो सेम ही रहेगी, ये वाली R और R सेम रहेगी। ठीक है, अब एक और चीज देखो, और चीज देखो, इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू A इंटू R, दैट इज बेस इंटू हाइट, है ना। और ये तो एक ट्राइंगल का एरिया, ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, ऐसे ट्राइंगल्स बनेंगे n ट्राइंगल्स, है ना। तो n ट्राइंगल्स बनेंगे, तो इंटू n करूंगा तो टोटल फिगर का मेरे पास एरिया आ जाएगा। कभी आपको क्या होता है, कभी आपको मान लो ऑक्टागन का एरिया आपको पता नहीं है, आपको दे रखी है साइड 5, स्मॉल रेडियस उसने दे रखी है 3, तो क्या आएगा 8 इंटू 1/2 इंटू 5 इंटू 3, दैट इज 60, दैट इज 60। ये उसने क्यों दिया, ये उसने क्यों दिया, आर छोटी आर को 3 क्यों दिया, क्योंकि वो यूज करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन सेटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आर से कुछ हेल्पफुल मदद लोगे, लेकिन जिस बच्चे को ये सीधा याद है वो सीधा कर देगा, है ना। जिसको सीधा याद है वो सीधा कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस पे जो आपने पीडीएफ भेजी है ना, जो पीडीएफ भेजी है। देखो, अभी तक कोई आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट छूटा है या कुछ है, कि जो मेरे पास सारे कॉन्सेप्ट नोट थे मैंने सारे वन गो में उसको रिवाइज और वो करवा दिया, पूरा एक्सप्लेन। जो भी फिगर्स, ये सारे फिगर्स और ये सारी थ्योरम्स, बस इतना ही आता है कैट में, है ना। अभी हम क्वेश्चंस को देखते हैं सारे को, है ना, सारों को देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं ना रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर बच्चों को